सबसे अहम है। यूपी में जो बची सीटें हैं 29 सीटें जिन पे नामों का ऐलान होना बाकी है, बिहार में बाकी है। लेकिन ये जो समीकरण है क्या है समझिए, जो आज नाम डिसाइड किए गए इनमें क्या है, हरियाणा से 6 नामों को दिया गया, गुजरात से पहले आज 7 दिए गए, इससे पहले 15 नाम दिए गए, मध्य प्रदेश से 5 नामों का ऐलान किया गया, महाराष्ट्र से 20, कर्नाटक से 20, तेलंगाना से 6, दिल्ली से 2, उत्तराखंड से 2, त्रिपुरा से 1 और हिमाचल प्रदेश से 2। ये दूसरी लिस्ट जिसमें नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें बड़े चेहरों को फिर से तरजीह दी गई है, ये आपको बता रहे हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी मृदुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृदुल, बताइए जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें सबसे दिलचस्प समीकरण मुझे दिल्ली से नजर आता है। दिल्ली में सिर्फ एक नाम रिपीट हुआ है, मनोज तिवारी, बाकी जितने भी नाम हैं वो सारे नए हैं। क्या कहती है दूसरी लिस्ट? देखिए, दूसरी लिस्ट यही कहती है कि कुछ चेहरों पर भरोसा जताया गया है, जिसमें अलग अलग राज्यों में अगर आप देखें तो कई चेहरे रिपीट किए गए हैं, लेकिन विशेष तौर पर आपने दिल्ली का जिक्र किया है। यहां पर सिर्फ एक मनोज तिवारी को रिपीट किया गया, बाकी अगर नामों का जिक्र करेंगे तो ये बदल दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्मूला पहले के चुनावों में अपनाया है, इसमें हम उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव याद करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का विधानसभा चुनाव याद करें, तो इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़े थे, जिसमें चेहरे को बदल दिया जाता है और नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है ताकि एक फ्रेशनेस रहे, और इसी के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। ये तो बात रही दिल्ली की, लेकिन कुछ बड़े चेहरे भी श्वेता आज की इस लिस्ट में हमें देखने को मिले हैं, जिनको चुनावी मैदान में है, जिसको अगर देखेंगे तो करनाल को अगर आप देखिए तो वहां पर मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मनोहर लाल खट्टर ने कल इस्तीफा दिया था और इसके बाद ये माना जा रहा था कि जो बीजेपी है वो उन्हें लोकसभा भेजेगी, और आज ये क्लियर भी हो गया दूसरी लिस्ट के जरिए कि करनाल से उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं वही आपको बता रहा था, बड़े नाम, लेकिन एक तरफ मनोहर लाल खट्टर हैं जो हाल ही में इस्तीफा दे के आए, पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में उतर गए। दूसरी तरफ आप चले जाइए उत्तराखंड में, त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा गया है, वो भी मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के। इसके पहले की लिस्ट देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी मैदान में उतारा गया। बसवराज बोम्मई का नाम इस लिस्ट में आया है, और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी कई सारे मैदान में उतारे गए हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सबसे अच्छा प्रोफाइल है मोदी कैबिनेट का, वो है नितिन गडकरी। उन्होंने अपने काम के नाम पर बहुत सी प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन उनको लेकर अभी थोड़े दिन पहले विवाद हो रहा था श्वेता, और इस विवाद का लेकिन उन सारे विवादों पर आज विराम भी लग गया। लेकिन अब मृदुल देखना दिलचस्प है कि बिहार में जो समीकरण सेट हुआ है, इसमें जो उम्मीदवारों के नाम है वो कब पार्टी की ओर से जारी किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आपको बताते हैं, एक तरफ देखिए दूसरी लिस्ट जारी हो गई, वहीं अब इंतजार है बिहार की उस लिस्ट का जिसके जरिए जो अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें एलजेपी को बताया जा रहा है कि 5 सीटें देने के लिए बीजेपी ने मन बनाया है। मुलाकात भी आज अहम की गई, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं जो आज मुलाकात हुई चिराग पासवान की जेपी नड्डा के साथ। देखिए किस तरह से ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही थी कि बात बन चुकी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय करना चाह रही थी बीजेपी, चिराग पासवान को साथ में लेके, कहा जा रहा था चिराग पासवान नाराज है जिस तरह से नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने साथ ला करके एक तरह से बताने की कोशिश की कि उनके साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे, गठबंधन हुआ। वो जो तमाम सियासी समीकरण से उससे नाराजगी थी चिराग पासवान की, लेकिन तमाम नाराजगियां दूर कर ली गई हैं उस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के जो आज तय कर लिया गया। लेकिन ये खेल क्या है अब मैं आपको ये बताती हूं, क्योंकि जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ है तय वो क्या कहता है, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि जो एलजेपी है उसकी सीटों को बीजेपी कम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चिराग पासवान ने जितनी सीटें मांगी उतनी सीटें बीजेपी देने को तैयार है। लेकिन इस बीच चाचा का जो खेल है वो बिगड़ता नजर आता है। भतीजे ने चाचा का जो पत्ता है वो पूरी तरह से काट दिया है। चिराग पासवान को बीजेपी ने 5 सीटें दी हैं, जो सूत्र बता रहे हैं चाचा पशुपति पारस को 1 सीट भी नहीं दी गई है। उनके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है उन्हें एक तरह से जो पशुपतिनाथ है इनको राज्यपाल बनाकर एक खुश करने की कोशिश की जाए, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का जो प्रस्ताव है वो अगर उनको दिया जाता है तो क्या मंजूर होगा, सवाल ये भी है। इसी के साथ बेटे प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाने का भी प्रस्ताव दिया जा सकता है पशुपति पारस को, जिनको एक भी सीट नहीं दी जा रही है। यानी वो पशुपति पारस जो रामविलास के बाद सोचते थे कि हम पार्टी को इंटैक्ट करेंगे, वैसा भी नहीं हो पाया और उनका खुद का समीकरण भी बिगड़ता नजर आ रहा है। तो ये तो बात हो गई बिहार की। बिहार की जो राजनीति है वो आगे बढ़ रही है और बिहार की राजनीति में तमाम समीकरणों को बीजेपी ने समेट भी लिया है। लेकिन सीटें कौन कौन सी हैं जो चिराग पासवान को मिलने जा रही हैं, उसमें हाजीपुर है, समस्तीपुर है, खगड़िया है,
वैशाली है और नवादा है। सबसे दिलचस्प सीट हाजीपुर थी और हाजीपुर की सीट को लेकर ही ये कहा जा रहा था कि आगे पीछे की स्ट्रैटेजी हो रही थी पूरी। अगर बिहार में देखें तो 6% पारस है, लेकिन अपनी एक अच्छी होल्डिंग रखते हैं इन सीटों को लेकर के, और इसीलिए माना जाता है जो पासवान है वो एक बड़ा फैक्टर होते हैं, भले ही संख्या में 6% होते हो। इसीलिए बीजेपी ने 5 सीटों के साथ चिराग पासवान को सीधे सीधे खुश करने की कोशिश की है। और ये बात चिराग पासवान ने आज खुद कही। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय होने के बाद चिराग पासवान ने क्या कहा वो भी सुनिए। आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ये 400 का लक्ष्य ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। तो सुना आपने चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को तो 5 सीटें मिलना तय है। अब बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी, बाकी जो दल है वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे, जेडीयू कितनी सीटों पे लड़ेगी, ये आपके मन में सवाल हो रहा होगा। लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो कैसे तय हुआ है बिहार के लिए, चलिए जरा जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो जेडीयू 16 पर, एलजेपी 5 सीटों पर, एचएम 1 पर यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, और इसी के साथ आरएलएम 1 सीट इनको भी दी गई है। यानी यहाँ पर कहीं भी पशुपति पारस का नाम नहीं आता है, उनको एक भी सीट नहीं दी गई। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो चाचा का खेल है वो भतीजे ने बिगाड़ दिया है। ये है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो तय हो चुका है। अब बस लिस्ट आना बाकी है। उस लिस्ट में जो 5 जगह है जो पासवान ने मांगी थी, चिराग पासवान ने, उसमें किनको उतारा जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगला ग्राफिक्स अगर हम प्ले कर लें, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है ये कितना अहम हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन चलिए, ये तो बात हो गई राजनीति की। एक और राजनीति गर्म होती नजर आती है उस मुद्दे पर जो लगातार इस वक्त सभी की जुबान पर है, और वो है मुद्दा सीएए का। सीए को लेकर के आखिर किस तरह से बौखलाहट नजर आती है, वो बयान नजर आते हैं, चाहे केजरीवाल हो या फिर ममता बनर्जी हो, हर किसी के बयान में सिर्फ और सिर्फ विरोध के सुर बुलंद होते हैं। लेकिन आखिर क्या ये कहें सीए पर ये पाक प्रपंच मचाने की कोशिशें हो रही हैं, सिर्फ हो हल्ला करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ये हो हल्ला हुआ कैसे है, देखिए जरा इसमें। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे, मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कि एक गलत अफवाह फैलाई जा रही है। सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीएए नागरिकता देने का। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये कानून का पाकिस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं। ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। लेकिन राज्यों को तो हम लोग को नहीं रहेगा ना, किसी के लिए डरने का बात कोई नहीं है। लेकिन जो हो रहा है अनएथिकल, इल्लीगल। आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे माइनॉरिटी को, जब आप लोग कागज निकालने की तैयारी करी। बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली।